गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब काफी लोग बोलेंगे यार हम पॉलिटिकल साइंस में साइंस कहां से पढ़ रहे हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में हमने सुना था, लेकिन ये बाइपोलैरिटी कौन सी नई बीमारी है भैया। ठीक है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, इसको हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि चैप्टर है क्या, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। इस चैनल के ऊपर यार हम हमारे जो तीनों ही सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, उसके लिए एक वन शॉट लेक्चर सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम कम से कम समय के अंदर पूरे चैप्टर को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से मतलब मेरा ये है कि एनसीईआरटी का जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं, डायग्राम्स हैं, वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कंटेंट को बनाते हुए सब कुछ कवर किया गया है, तो कुछ भी मिस नहीं हो रहा है आपका, राइट। इसके अलावा हम थ्योरी के साथ साथ पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सिंपल सोफिस्टिकेटेड तरीके से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये डिस्कस करते चले कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो हमें थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, और इसको स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी मैंने ली है कि मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में क्लब कर दिया है, राइट। सो आई कैन अश्योर यू कि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हो, सारे टॉपिक्स को अगर आप सही से पढ़ते हो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताते चलूं वैसे करते हो, तो आपको बोर्ड में 95+ से ऊपर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, कहीं और जाने की फिर जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको इस वन शॉट लेक्चर के अंदर, अगर बोला है वन शॉट तो वन शॉट ही है, सब कुछ मिल रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे, और अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब नोट्स का पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है, तो नोट्स के लिए बच्चे आपको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां नोट्स भी मिलेंगे, मेजर अपडेट्स भी मिलेंगे, और आप डायरेक्टली मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। अपने जो भी डाउट्स है उस ग्रुप के अंदर आप बातचीत करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसको मैंने जल्दी देने की कोशिश की है। अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चैप्टर पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पूरी बुक जो है ना, ये चैप्टर नहीं, पूरी बुक हमारे सर के ऊपर से जा रही होगी। ठीक है, और वो टॉपिक है भैया कोल्ड वॉर है। ठीक है, देखो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 होता है 1939 से लेकर के 1945 तक। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, उसके जस्ट बाद ही स्टार्ट हो जाता है हमारा कोल्ड वॉर, जो कब तक चलता है 1945 से लेकर के 1991 तक। ठीक है, होता किस किस के बीच में है, दो कंट्रीज के बीच में होता है, एक तरफ होती है यूएसए और दूसरी तरफ होता है हमारा यूएसएसआर। ठीक है, ये क्लास के दो बदमाश बच्चे हैं, राइट। अब यूएसए को काफी लोग समझ गए होंगे कि यूएसए अमेरिका है, लेकिन यूएसएसआर क्या है, तो वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है ना। और यहीं से टर्म निकल करके आई है बाइपोलैरिटी। बाय का मतलब होता है टू। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम या फिर एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसके अंदर ज्यादातर जो ग्लोबल पावर थी, राइट, भले वो इकोनॉमिक टर्म्स पे बोल लो, भले वो मिलिट्री टर्म्स पे बोल लो, या कल्चरल टर्म्स के ऊपर बोल लो, वो दो मेन कंट्रीज के बीच में डिवाइडेड थी, विच वर योर यूएसए एंड यूएसएसआर। यानी यहां पे हमारे पास दो सुपर पावर्स हो गई थी। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, फ्रांस की इकोनॉमी बहुत खराब हो गई थी, ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत खराब हो गई थी, जर्मनी तो हार ही गया था, राइट। तो दो ऐसी कंट्रीज बच जाती है वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, अब एक क्लास के अंदर दो गुंडे तो नहीं रह सकते, उनके अंदर छोटी छोटी चीजों को लेकर के लड़ाई होती रहती है। तो यही जो सारा लड़ाई का रंगमंच था, इसी को नाम दिया गया कोल्ड वॉर, जो कि 1945 से लेकर के 1991 तक चला। ठीक है, ओके। तो अब रीजन क्या थे इस कोल्ड वॉर के होने के, तो सबसे पहला जो मेन रीजन माना जाता है, दैट इज आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, कि जो दोनों ही बच्चे थे उनकी अलग अलग थॉट प्रोसेस थी। ठीक है, बनती नहीं थी उनमें। क्यों नहीं बनती थी? यूएसए बोलता था कि भैया डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कि लोगों के पास अधिकार होना चाहिए अपनी सरकार को खुद चुनने का, साथ के साथ कैपिटलिज्म होना चाहिए, यानी प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो हमारा यूएसएसआर नाम का एक बच्चा था, वो कहता था कि भैया कम्युनिज्म होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिज्म के अंदर ज्यादा आपके पास लिबर्टी नहीं होती है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, राइट, पार्टीज वहां पे होती है, बट बहुत रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम होता है, राइट। और दूसरा बोलता था सोशलिज्म होना चाहिए, यानी प्राइवेटाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे पास खुद का घर है तो हमारा खुद का घर है, सरकार उसको क्लेम नहीं कर सकती है। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा होता था कि कोई लैंड है, कोई घर है, कोई फैक्ट्री है, किसी की जमीन है, कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो कोई किसी का नहीं है, वो सब कुछ सरकार का है, यानी सोशली ओन्ड है, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि दोनों के बीच में लड़ाइयां चलती रहती हैं, आए दिन इनके ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे जो कंट्रीज यूएसए के आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी वो यूएसए के ग्रुप में शामिल हो जाती थी, जो देश अब यूएसएसआर के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वो यूएसएसआर के देश में शामिल हो जाते थे। ऐसे बहुत सालों तक इनकी लड़ाई चलती है और ये लड़ाई आखिरकार आके खत्म होती है 1991 के अंदर, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और यही टॉपिक है जो आज हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि यूएसएसआर था क्या। ठीक है, तो रशिया के अंदर रशियन रेवोल्यूशन खत्म हुआ था 1917 के अंदर, और वहां से हमारा यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में आया था। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, याद कर लेना, कभी एक नंबर में कहीं आ जाए, 12वीं में नहीं आएगा तो सीयूईटी में आ जाएगा, तो याद रखना। ठीक है, तो जैसे ही रशियन रेवोल्यूशन खत्म होता है एक ग्रुप बन करके आता है जिसमें लगभग 15 कंट्रीज आकर के ज्वाइन करती है, तो हम बोल सकते हैं यूएसएसआर वाज अ ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज। ठीक है, अब इस रेवोल्यूशन में जो मेन फोकस था, ये सबसे बड़ा इवेंट था ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, जिसमें हर तरीके की प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया गया था। एक एग्लिगरिटेरियन सोसाइटी बनाई गई थी, यानी इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पे एक सोसाइटी बनाई गई थी कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कुछ नहीं होता है, मेरी जमीन तेरा घर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, सब कुछ सरकार का है। राइट, तो यहां पे दो आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट किया गया था। एक थी कम्युनिज्म, यानी सब कुछ स्टेट के थ्रू ओन और कंट्रोल होता है, फैक्ट्रीज हैं, कोई फार्म्स हैं, कोई सर्विसेज है, एवरीथिंग। ठीक है, और दूसरी थी सोशलिज्म, अगेन सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट स्लाइड पे वही लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था जो बना था कब? रशियन रेवोल्यूशन के बाद। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो काफी सारी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने यूएसएसआर के इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अब ये जो कंट्रीज थी इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम यूएसएसआर के मॉडल पर ही बेस्ड था, जो क्या था? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, अब ये जो ग्रुप था इसको सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए को बोलते थे, उसको बोलते थे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। ठीक है, अब इनके बीच में एक मिलिट्री पैक्ट भी साइन होता है, वर्सो पैक्ट, यानी ये जो 15 कंट्रीज थी, 15 कंट्रीज ने तो यूएसएसआर बनाया था, लेकिन इसके बाद और बहुत सारी कंट्रीज इसमें जुड़ी थी, तो ये सब लोग एक पैक्ट साइन करते थे, वर्सो पैक्ट, यानी तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त तेरा दोस्त, ऐसा करके, कि अगर लेट्स सपोज इन कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बनाया वर्सो पैक्ट, और कल को कोई दूसरी कंट्री इनमें से किसी पे भी आके अटैक करती है, तो ये सारी मिलके उसको रिटेलिएट करेगी कि तेरा दुश्मन हम सबका दुश्मन है। ठीक है, और यूएसएसआर इस ब्लॉक का लीडर बना था। राइट, ये कुछ 15 कंट्रीज हमारी स्क्रीन पे आ गई है, रशिया, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, तो ज्यादातर अगर आप कंट्रीज देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी थी, छोटी छोटी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। यूएसएसआर हमने पढ़ लिया कि कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसा उसका स्ट्रक्चर था। राइट, अब थोड़ा सा इसकी इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट ओनरशिप होती थी, अगेन जितनी भी आपकी लैंड है, या प्रोडक्टिव एसेट का मतलब होता है कि अगर लेट्स सपोज लैंड के नीचे पेट्रोलियम निकला, ऑयल निकला, वो सब कुछ सरकार के थ्रू ओन्ड है, वो किसी का पर्सनल नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी को प्लान भी स्टेट ही करता था और कंट्रोल भी स्टेट ही करता था। बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पे थे, बहुत ऑयल था, बहुत आयरन था, बहुत स्टील था, तो इकोनॉमिकली बहुत पैसा था इनके पास। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन नेटवर्क था, यानी एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, बहुत अच्छी रेलवे कनेक्टिविटीज थी, सो दैट वो जो ऑयल होता था, पेट्रोलियम होता था, उसको एक्सट्रैक्ट करके इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज तक ले जाया जाता था, फिर वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते थे। ठीक है, इसके अलावा इंटरनली ही हर तरीके की इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद थी, जो पिन से लेकर के कार्स तक सब कुछ यहीं पे इंटरनली ही प्रोड्यूस कर रही होती थी। ठीक है, इकोनॉमी अच्छी है, बहुत पैसा है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हर तरीके की इंडस्ट्री है, हर तरीके का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यहाँ पे डेवलप्ड है। साथ के साथ गवर्नमेंट क्या करती थी? सब्सिडीज देती थी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ तो सब कुछ ही गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, चाइल्ड केयर के ऊपर सरकारी बहुत सारी सब्सिडीज, बहुत कम पैसों के अंदर इन्हें सारी सर्विसेज मिल जाती थी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स भी थी, जैसे ओल्ड एज जो लोग हो गए उनके लिए पेंशन होती थी, या ऐसे उनके रिटायरमेंट प्लान्स होते थे, जिसमें सरकार अच्छा खासा मदद उनको दे रही होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योर होता था कि हर किसी का एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता था, कि उनको खाना मिल जाता था सरकार से, काम उनको मिल जाता था, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी, एजुकेशन भी मिल रही होती थी, हेल्थ केयर भी उनको मिल रहा होता था। तो रफली एक अच्छी पिक्चर हमें दूर से यूएसएसआर की देखने को मिलती है। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉलिटिकल सेटअप पे, जो यहाँ पे थोड़ा सा खराब हिस्सा था। अब यहाँ पे हमने देखा कि डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं है भैया, उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी है, स्टेट की सुपरमेसी है, जो सरकार है वो अकाउंटेबल नहीं है अपने लोगों को, उसका जो मन में आता है, जैसे मन में आता है वो सारी चीजें कर रही होती है, लोगों के पास राइट्स भी नहीं है।
ठीक है, सरकार की मोनोपोली है, डोमिनेंस है हर चीज के ऊपर, सिर्फ एक पार्टी सिस्टम है, ऑपोजिशन पार्टीज अलाउड भी नहीं है। तो पॉलिटिकली जो सिस्टम था वो बहुत खराब था, राइट। और यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि क्यों बाद में जाकर के ये ग्रुप डिसइंटीग्रेट हुआ होगा, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो कोल्ड वॉर भी था, जो ये जो लड़ाई थी, ये एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट थी कि कौन सा सिस्टम बेस्ट है, डेमोक्रेसी बेस्ट है या कम्युनिज्म बेस्ट है। और आज भी अगर आप देखते हो तो बहुत कम कंट्रीज हैं जिनमें कम्युनिज्म है, ज्यादातर कंट्रीज में आज भी डेमोक्रेसी है। तो आइडियोलॉजिकली अमेरिका ने वॉर को जीता है और बहुत अच्छे से इस वॉर को जीता है, राइट। ओके, तो हमने समझ लिया है कि कोल्ड वॉर क्या था, कैसे वो स्टार्ट हुआ, क्या उसके रीजन थे, फिर यूएसएसआर कैसे बना, राइट। यूएसएसआर की इकोनॉमी कैसी थी, यूएसएसआर का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि व्हाई डिड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड। यहां से क्वेश्चंस आता है, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 6 नंबर में आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो साथियों और पूरा दिमाग अब इसके ऊपर जोड़ दो, ये टॉपिक पढ़ लो, 6 नंबर पक्के हैं यहां से, ठीक है। देखो रीजंस क्या थे। सबसे पहला था इंटरनल वीकनेस। हमने पढ़ा कि कुछ 15 कंट्रीज का ग्रुप था जिसमें उज्बेकिस्तान था, तजाकिस्तान था, रशिया भी था, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये थी कि 15 कंट्रीज का ग्रुप जो था ना, वो नाम का ग्रुप था, चलती भैया रशिया की ही थी, ठीक है। तो टेक्निकली अगर एक ही जन की चल रही है तो बाकी लोग अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करेंगे, सुप्रेस्ड फील करेंगे, राइट। तो इंटरनल वीकनेस इनमें एक पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। दूसरा, हमने पढ़ा कि जो सरकार थी वो अनअकाउंटेबल थी, ब्यूरोक्रेटिक थी, मोनोपोली थी उसकी हर चीज के ऊपर, तो वो लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। भले ही सरकार उनको सब्सिडीज देती थी, लेकिन वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही मेंटेन कर रही थी। लोग कुछ ज्यादा फैंसी लाइफ वहां पे नहीं जी पा रहे थे, ठीक है। तो इंटरनल वीकनेस इन दोनों रीजंस की वजह से वहां पे बढ़ने लगती है, ठीक है भैया। दूसरे रीजन पर चलते हैं, विच इज इकोनॉमिक स्टेग्नेशन। हमने पढ़ा यार बहुत सारे रिसोर्सेज थे, इंडस्ट्रीज थी, अच्छा ट्रांसपोर्ट था, सब कुछ था, तो फिर इकोनॉमिक स्टेग्नेशन कैसे हो सकती है। अब होने ऐसे लगा था कि नेक्स्ट स्लाइड पे भी हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि यूएसएसआर अपना बहुत सारा जो पैसा है, बहुत सारा जो रिसोर्स है, उसको खर्च करने लगा था मिलिट्री वेपन्स बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट स्टेट्स। अब जिन लोगों ने भैया यूएसएसआर का ग्रुप ज्वाइन किया है, फ्री फंड में तो किया नहीं है, राइट। अगर कोई यूएसए से भी मिल रहा है, पाकिस्तान यूएसए से क्यों मिला, यूएसए उसको बहुत सारा पैसा देता था, मिलिट्री सर्विसेज देता था, वेपन्स देता था, या और जो भी देश उससे जुड़े, राइट। सो यूएसएसआर से भी लोग अपने लालच के लिए जुड़े थे, तो उनके ऊपर भी उसे पैसा स्पेंड करना पड़ता था। तो इसी वजह से उसकी इकोनॉमी खराब होने लगती है। और 1970s के बाद तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। जब इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेजन किया 1979 के अंदर, वहां बहुत पैसा इनका खर्च हुआ और कुछ खास जीत इनको वहां पे मिल भी नहीं पाई थी। तो बहुत मैसिव अमाउंट का लॉस ही इनको हो रहा था। एंड चूंकि बहुत सारे वॉर्स हुए थे, वियतनाम वॉर हुआ था, कोरियन वॉर हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही इंगेज थे, तो धीरे धीरे यूएसएसआर की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, ठीक है। जो कंज्यूमर गुड्स थे उनकी शॉर्टेज होती जा रही थी, भले ही वो कितना ही सेल्फ सफिशिएंट था, लेकिन फूड के इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था। तो धीरे धीरे 1970s तक आकर के इकोनॉमी थम गई थी, अब वो ग्रो नहीं कर रही थी, ठीक है। तो ये 2 रीजंस हो सकते हैं कि अपने रिसोर्सेज को बहुत डिप्लॉय कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था, साथ के साथ इकोनॉमी बिल्कुल फ्लैटन हो गई थी, स्टेगनेंट हो गई थी, राइट। 4th रीजन है डिस्पैरिटीज बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। यहां पे जो लोग रहते थे ना यूएसएसआर में, उनको बताया जाता था यार कम्युनिज्म बेस्ट है, सोशलिज्म बेस्ट है। बट जब लोग धीरे धीरे उन्हें पता लगने लगा कि यार जो इतने सालों से हमें बताया जा रहा था ये तो गलत था, है ना। यूएसए में लोग रहते हैं जिनके पास अपने राइट्स हैं, वो बोल सकते हैं, वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट। गवर्नमेंट उनकी अकाउंटेबल है। यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्हें समझ में आता है कि भैया हमारा तो पागल बनाया गया है इतने सालों से, राइट। और उनको पता लगता है कि अमेरिका बहुत एडवांस हो चुका है हर तरीके से, इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी है, लोगों का लाइफस्टाइल उनका बहुत अच्छा है, मिलिट्री टर्म्स पे भी कहीं ना कहीं वो हमसे थोड़ा सा एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स के ऊपर भी वहां का लाइफस्टाइल बहुत फैंसी है, राइट। तो उन्हें यूएसएसआर की बैकवर्डनेस के बारे में पता चलता है एंड वो लोग गुस्से में आ जाते हैं कि भैया नहीं, जो हमें बताया जा रहा था कि ये बेस्ट है, इसमें कुछ तो कमी है, राइट। तो ये एक रीजन बन जाता है दैट पीपल स्टार्टेड रिटेलिएटिंग अगेंस्ट द सिस्टम, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्ट्स इन पॉलिटिकल सिस्टम। एक पॉइंट के बाद लोगों को सब समझ में आ गया था कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, ठीक है, कि सरकार जो है वो अनअकाउंटेबल है, टाइट कंट्रोल रखती है, उसकी करप्शन बहुत ज्यादा है। पार्टी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने तो अच्छा पैसा कमा लिया है, उनको सारी प्रिविलेजेस मिलती है, उनके बच्चे बहुत फैंसी स्कूल्स कॉलेजेस में जा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, गरीबी में तो हम जी रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, सरकार की मोनोपोली है न्यूज़पेपर के ऊपर, लोग अपनी आवाज तक नहीं उठा सकते हैं, ठीक है।
और इतना सब कुछ होने के बाद भी जो सरकार थी वो अपनी मिस्टेक्स करेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो जो सपोर्ट उन्हें मिलता भी था कि हाँ भैया मान लेते हैं कम्युनिज्म तुम बोल रहे हो अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि नहीं इतना भी अच्छा नहीं है ना। देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। सॉरी बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल हो गया, बट उनको ये चीजें समझ में आने लगी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रीजन की तरफ चलते हैं, तो दैट वाज गोरबाचेव्स रिफॉर्म। अब आग में घी डालने का काम किया हमारे गोरबाचेव भाई साहब ने। ठीक है, 1985 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं मिकेल गोरबाचेव। ठीक है, वो कहते हैं कि यार लोग सही कह रहे हैं कि हमारे अंदर फॉल्ट है, कुछ हमारे सिस्टम में कुछ खराबियां हैं, ये काम करते हैं इनको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो रिफॉर्म्स सजेस्ट कर देते हैं, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। दोनों के नाम याद रखना, एक नंबर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। कहां से कौन सा मैच द फॉलोइंग या कुछ ना कुछ आ गया तो उसके लिए याद रखना। ग्लासनोस्ट से मतलब था ओपननेस। वो कहते हैं कि यार लोग सही बोल रहे हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल जो सिस्टम है हमारा वो बहुत रिजिड है, सरकार अनअकाउंटेबल है, लोगों के पास राइट नहीं है, थोड़ा रिफॉर्म कर देते हैं, लोगों को राइट्स दे देते हैं कि वो एटलीस्ट सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जो उनकी नीड्स है पॉलिटिकली वो चीजें डिमांड कर रहे हैं तो वो कर देते हैं। दूसरा था पेरेस्ट्रोइका, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग। इकोनॉमी जिस तरीके से हम चला रहे हैं उस तरीके से सही तो नहीं चल रही है, 1970s के बाद से बहुत खराब चल रही है, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन हमारी बढ़ गई है, राइट। तो इसको भी थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, है ना। तो इसने सजेशन सही दिया था लेकिन कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाया था, लेकिन इसने लोगों को बता दिया था कि भाई पॉसिबल है ये चीजें, प्रैक्टिकली सरकार कर सकती है, कर नहीं रही है वो। ठीक है, तो आग में घी तो डाल दिया था भाई ने, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर ऑफ सबऑर्डिनेटी। ठीक है, हमने पढ़ा कि 15, 16, 17, 18 कंट्रीज यहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन डोमिनेट कौन करता था? रशिया करता था, राइट। तो लोगों को समझ में आया यार फायदा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक टर्म्स पे हम गिरते जा रहे हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल हमारा कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हमारी फुलफिल हो नहीं रही है, तो क्या फायदा क्या है इस ग्रुप का? ग्रुप को तो हमने इसलिए ज्वाइन किया था ना कि हमें फायदे मिल रहे होंगे, ठीक है, बेनिफिट फॉर ऑल था, इसलिए हमने ज्वाइन किया था, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है ना। तो हम आजाद हो जाते हैं, तो वहां पे नेशनलिस्ट फीलिंग आने लगती है। लुथीनिया के लोग उठ जाते हैं कि यार हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, हम अपना अलग देश बनाएंगे। यूक्रेन के उठ जाते हैं, बेलारस के उठ जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे जो नेशन स्टेट्स होते हैं वो अपना सपोर्ट खींच लेते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि भाई बचता ही नहीं है ग्रुप में कोई, अब तो ग्रुप डिसइंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से हमें यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला, कि फॉल्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक टर्म्स पे अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी जो कंट्रीज है वो रिजेक्टेड फील कर रही है, और आग में घी डालने का काम हमारे गोरबाचेव साहब ने कर दिया है। ठीक है, राइट। तो यहाँ ये वाला टॉपिक जो हमारा वो खत्म होता है कि कौन कौन से रीजंस थे। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है कि आपको वो डेवलपमेंट्स बतानी है कि जिससे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब ये 3 नंबर में भी आ सकता है कि 3 रीजन दे दो, 6 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आता है भैया, तो इसको अच्छे से दोबारा रिकैप करके देख सकते हो। ठीक है, बट अच्छे से लिख लो, कहीं नोट्स बना लो, कुछ लिख लो, इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मान के चलो, ऐसे स्टार कर दो इस टॉपिक को, स्टार स्टार। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब हमने पढ़ लिया कि ठीक है भैया डिसइंटीग्रेशन तो हो रहा है, जुदा तो हो रहे हैं 15-16 जो लोग ग्रुप्स एक कंट्री बन के चल रही थी, अब वो टूट तो रही है, तो वो कैसे टूटी होगी? ठीक है, उसका भी एक प्रोसेस था, धीरे धीरे करके कभी किसी स्टेट ने अपनी रिपब्लिक अनाउंस की, कभी किसी ने किया, तो वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है तो थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे इस टॉपिक। तो गोरबाचेव ने जो रिफॉर्म दिए थे उससे भाई थाली का बैंगन बन गया था, कहीं का नहीं रहा था, डिवाइडेड ओपिनियन हो गए थे, 2 ग्रुप्स में बट गई थी जनता। एक ग्रुप वो था जो कहता था, जो बहुत इम्पेशेंट हो गया था कि यार ये बंदा सही बोल रहा है, चेंजेस तो हो सकता है, करो करो फटाफट चेंजेस करो और बस सब कुछ सही कर दो, पॉलिटिकल सिस्टम सही कर दो, इकोनॉमिक सिस्टम सही कर दो। तो उन्होंने अंधी एक्सपेक्टेशन सेट कर ली थी, राइट। उन्होंने इतनी होप्स लगा ली थी कि बस रातों रात चेंज हो जाएगा सब कुछ, और कल तो एक नया सुनहरा दिन देख रहे होंगे हम, राइट। वही दूसरा ग्रुप ये था जो चाहता नहीं था कि उनकी सत्ता जाए, जैसे अभी तक वो क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, भूल गई हूं मैं, खैर ठीक है। तो जिन लोगों को इस चीज से फायदा हो रहा था, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो पार्टी वाले लोग थे, जिनको पैसा मिल रहा था, जिनको अच्छे खासी जिंदगी कट रही थी, वो कह रहे थे यार ठीक है तुमने रिफॉर्म सही बोले हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है, इनको धीरे धीरे करेंगे, राइट। तो इसके अंदर भाई क्या बने, इस टग ऑफ वॉर के अंदर डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन, और गोरबाचेव बन गया हमारा थाली का बैंगन। अब जिसको कोई नहीं पूछ रहा उसको बोल दिया कि भैया कुर्सी पे बैठ, तू अब तूने अपना काम कर दिया है, अब तूने प्लेन उड़ा दिया है, अब हम अपने आप ले जाएंगे इसको जहां लेके जाना है। ठीक है, तो हाईजैक कर लिया गया है उसके मिशन को कि तूने हमें रास्ता दिखा दिया है, अब हम जाने, हमारा काम जाने, तू बैठ। ठीक है, लोगों ने आजादी चख ली थी कि भाई
हो सकता है, जो बंदे ने रिफॉर्म्स बताए हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, ठीक है, लेकिन सरकार नहीं कर रही है तो अब हमें खुद ही करना पड़ेगा। अब हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, तो अलग हो जाते हैं और फिर करते हैं जो कुछ करना है। तो ऐसे ऐसे करके चीजें चल रही होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है कू, राइट। कू के बारे में काफी लोगों ने सुना भी होगा। अभी लास्ट ईयर या लास्ट ईयर हुआ था बांग्लादेश के अंदर, जब शेख हसीना जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी वो आ गई थी। तो 1991 के अंदर एक कू ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। 1986 से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। ल्यूथेनिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, इधर उधर फलाना ढिगड़ा, 3-4 साल अच्छे प्रोटेस्ट चलते हैं। तो उनको समझ में आ जाता है कि भैया सत्ता तो हाथ से जा रही है, लेकिन जो सत्ताधारी लोग थे वो नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, सरकार को हटा करके मिलिट्री पावर में आ जाती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में हुआ था इमरान खान के टाइम पे, अफगानिस्तान में होता रहता है ना। ये हमारे आसपास की बहुत सारी कंट्रीज में से होता रहता है, सीरिया वीरिया फलाना ढिकड़ा, इन कंट्रीज में बहुत होता है, ठीक है। कि जब सरकार के हाथ से सत्ता जा रही होती है तो मिलिट्री आके पावर ले लेती है और सब कुछ घेर लेती है। इन्होंने भी ऐसा ही करने की कोशिश की। जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे उन्होंने क्या किया कि कू लगा देते, मिलिट्री उतार देते हैं, सबको ऐसे थर 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 गोलियां दिखाएंगे, डर जाएंगे और बैठ जाएंगे और सारी चीजें सेटल हो जाएगी, फिर देख लेंगे क्या करना है। लेकिन जनता हो गई थी कि भाई अब तो नहीं रहना, हमें अपना खुद का देश चाहिए, अपने खुद की लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, अपना खुद का पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उस कू के अंदर जो बोरिस येल्सिन करके एक बंदा होता है, जो एक नेशनल हीरो इमर्ज होकर के आता है और इस कू को अपोज करता है, और ये जो कू होता है ये अनसक्सेसफुल हो जाता है। इसको दिन में तारे दिखा दिए जाते हैं कि भाई बैठ तू अपनी मिलिट्री जो कमांडर है अपनी कुर्सी पे बैठ, लेकिन अब तो ये बंटवारा होके रहेगा। अब साजिश हो गई है, अब हम नहीं रहेंगे साथ, ठीक है। अब धीरे धीरे जो पावर थी वो सोवियत सेंटर से रिपब्लिक्स में आने लगी, यानी पहले सेंट्रली सारा सिस्टम ऑपरेट होता था, अब धीरे धीरे उन रिपब्लिक्स के पास अपनी अपनी पावर जाने लगी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत की उसको बैन कर दिया गया। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थी, काफी कंट्रीज अब ऐसी थी, जैसे 3-4-5 कंट्रीज जो नहीं चाहती थी यूएसएसआर टूटे, वो साथ में रहना चाहती थी, राइट। तो वो साथ में रही, उन्होंने अपना CIS कॉमनवेल्थ करके ग्रुप था वो बना लिया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे रहा, ठीक है। 1991 के अंदर फाइनली बोरिस येल्सिन की लीडरशिप के अंदर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने फाइनल डिक्लेरेशन दे दिया कि भैया यूएसएसआर को गुड बाय कर दो, वो अब दफना दिया है हमने, अब वो ग्रुप खत्म हो गया है, सोवियत यूनियन डिसबैंड हो गई है, जो इनका वर्सो पैक्ट था वो भी खत्म हो गया था, ठीक है। तो 1991 के अंदर फाइनली यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और इस कोल्ड वॉर में जीत होती है हमारे यूएस से भाई साहब की, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ब्रेकिंग ऑफ बर्लिन वॉल, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी। उससे पहले एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं होता क्या है। 1985 के अंदर मिकेल गोर्बाचेव हमारे जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, और ये आकर के कुछ रिफॉर्म्स इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। लुथेनिया कहता है बिल्कुल सही कह रहा है भाई, 1988 में वहां पे हो जाती है, फिर धीरे धीरे एस्टोनिया में हो जाती है, लाटविया में हो जाती है, राइट। वर्सो पैक्ट जो होता है वो 1989 अक्टूबर में डिसबैंड कर दिया जाता है कि ठीक है आपको, मतलब ये कोशिश करते हैं अभी भी साथ में रहने की, लेकिन नहीं रह पाते हैं, ठीक है। फिर फरवरी 1990 के अंदर गोर्बाचेव ने ये जो सोवियत पार्लियामेंट होती थी इसको भी डिसबैंड कर दिया था। मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, पहले वन पार्टी पॉलिटिक्स थी, अब ऑपोजिशन पार्टी इसको अलाउ कर दिया गया था। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्किप कर सकते हो, बट कुछ कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है कि माइकल गोर्बाचेव का हमारा वो बना था प्रेसिडेंट बना था, ये इंपॉर्टेंट है। 1990 मार्च, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे पहले लुथेनिया वाज द फर्स्ट कंट्री अमंग द 15 सोवियत रिपब्लिक्स जिसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी कि भैया मैं तो जा रहा हूं, तुम देख लो अपना, मैं नहीं रहूंगा अब तुम लोगों के साथ, ठीक है। फिर धीरे धीरे जून 1990 के अंदर रशियन पार्लियामेंट ने भी अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया था, और 1991 के अंदर येल्सिन अब प्रेसिडेंट बन जाते हैं हमारे रशिया के, ठीक है। तो ये स्टोरी थी। 1991 के अंदर अगेन वो कू हो गया, कू में कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है। धीरे धीरे गोर्बाचेव ने भी रिजाइन कर दिया एंड यहां से कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके बाद कुछ कंट्रीज जो एस्टोनिया थी, लाटविया थी, लिथुआनिया थी, एक टाइम पे जो यूएसएसआर ग्रुप का पार्ट होती थी वो नेटो वेटो को ज्वाइन कर लेती है 2004 में, काफी सालों बाद किया है, लेकिन सब कंट्रीज अब अपना अपना जीवन अलग अलग तरीके से गुजार रही है, ठीक है। आज के टाइम पे भी देखते हैं तो हर कंट्री, जैसे यूक्रेन का जो केस आया था, राइट, यूक्रेन का केस अभी तक आई थिंक रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो उसमें यही था कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन रशिया का कहना था यार ये तो मेरे जस्ट पास है, और अगर अमेरिका यहाँ पे आके बैठ गया तो मेरे लिए थ्रेट है, राइट। तो ऐसे ऐसे करके चीजें चलती रहती हैं। फाइनली 1991 दिसंबर के अंदर जो ट्रीटी थी क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर, उसको डिसबैंड कर दिया गया। अब जो लोग रशिया के साथ यूएसएसआर का ही हिस्सा रहना चाहते थे उन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया, तो एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी, सबने मूव ऑन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया यूएसएसआर का ब्रेकअप, ठीक है। और
दिसंबर 25 1991 के अंदर गोरबाचेव ने फाइनली रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी टाइमलाइन रही कि डिसइंटीग्रेशन के रीजन क्या थे। डिसइंटीग्रेशन में लिथुआनिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस इट्स इंडिपेंडेंस। उसके बाद धीरे धीरे सबने अपने रिश्ते नाते खत्म कर दिए एंड मूव ऑन हो गए। ठीक है, तो डन विद द नेक्स्ट, सॉरी डन विद द एक्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। काफी लोग अब अपने यूएसए के पास चले गए थे, राइट। ओके, अब बर्लिन वॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ से एट टाइम्स क्वेश्चन आ जाता है। तो बर्लिन वॉल बेसिकली क्या था, जब 1945 के अंदर हमारा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। ठीक है, जो ईस्टर्न हिस्सा था उसको यूएसएसआर कंट्रोल करते थे और जो वेस्टर्न हिस्सा था इसको यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन ये काफी टाइम तक कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो ये भी एक सिंप्लीफाई करती थी, कोल्ड वॉर का एक हॉलमार्क थी, मतलब इसको एक मार्क माना जाता था। तो ये भी यहाँ पे भी जर्मनी में लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे कि यार ऐसे नहीं, हमें अपना यूनिफाई करना है कि जर्मनी को एक कंट्री बनाना है। ये क्या है, तुम 2 अलग देशों में बैठे हुए हो और यहाँ पे अपनी सत्ता चला रहे हो, राइट। बहुत शाणे थे वैसे यूएसए और यूएसएसआर दोनों ये कभी भी अपनी लैंड के ऊपर नहीं लड़े। इन्होंने जर्मनी में लड़ाइयाँ की, इन्होंने वियतनाम में लड़ाइयाँ की, इन्होंने कोरिया में जाकर के लड़ाइयाँ की, इन्होंने क्यूबा में जाकर के लड़ाइयाँ की, लेकिन अपने घर नहीं की, दूसरों के घरों में आग लगा के आते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। तो ये 1961 के अंदर बनाई गई थी। डिवीजन तब हो गया था लेकिन इसको बनाया गया था कि वेस्टर्न जो जर्मनी था यहाँ पे यूएसए की आइडियोलॉजी फॉलो होने लगी थी और ईस्टर्न जर्मनी में यूएसएसआर की आइडियोलॉजी फॉलो होने लगी थी और 28 सालों तक बनी रही थी और उसके बाद लोगों ने गुस्से में आकर इसको तोड़ दिया था 9 नवंबर 1989। सो इट वाज आल्सो वन ऑफ द प्रोटेस्ट या फिर ऐसा साइन था जब लोगों ने किया था अगेंस्ट दिस बाइपोलर वर्ल्ड। ठीक है, कोल्ड वॉर के अगेंस्ट। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन भी आता है दैट व्हाई इज इट सेड दैट द कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल सिग्निफाइड द कोलैप्स ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ लिया भैया हमने, ब्रेकअप हो गया है, लेकिन ब्रेकअप के कुछ कंसिक्वेंसेस भी तो होंगे, है ना, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही था कि जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट चलते आ रहा था इतने सालों से वो एंड हो गया, राइट। तो अब विजेता कौन बना, यूएसए। यूएसए हमारी सोल सुपर पावर बन गई। जो इतने टाइम से ये जो मिलिट्री वॉर चलता आ रहा था कि आए दिन आज यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ बम गिर रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, तो उसको भी एक एंड मिल गया था। तो होप थी कि ठीक है अब थोड़े टाइम तो एटलीस्ट इस दुनिया में, इस धरती पे पीस रहेगी, राइट। इसके बाद इंस्टीट्यूशंस बन गए थे कुछ, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ जो आज आप देखते हो, तो ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे थे बिकॉज इन्होंने जो कंट्रीज जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हुई है उनको लोन्स दिया है, राइट, उनकी इकोनॉमी को सेटल डाउन करने में हेल्प किया है। तो ये इंस्टीट्यूशंस अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। ठीक है, राइज ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, और भी बहुत सारी कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। तो ये एक ज्यादा पॉपुलर और फेवर्ड पॉलिटिकल सिस्टम हमें बनता हुआ देखने को मिला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है इमर्जेंस ऑफ न्यू नेशन। अब जो नेशंस कभी यूएसएसआर का हिस्सा होते थे वो अब इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए। तो कुछ ने ईयू को ज्वाइन कर लिया, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कुछ ने नाटो को ज्वाइन कर लिया। तो वर्ल्ड जो डायनामिक्स है या जो डायस्पोरा है वो बहुत डिफरेंट देखने को मिला था। अलग अलग नए नए प्लेयर्स आ रहे थे मार्केट में, अलग अलग इंटरेस्ट थे, अलग अलग सोशो पॉलिटिकल चैलेंजेस अब इनके थे, राइट। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि भैया यहाँ से तो आजाद हो गए लेकिन अपनी कंट्री के अंदर ही एक ऐसा कलेश बैठा था कि पहले यूएसएसआर के साथ लड़ रहे थे कि यूएसएसआर के साथ नहीं रहना, अब अलग हो गए। तो अपनी कंट्री के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, वो कह रहे हैं कि अब इसको भी अलग कर दो। ठीक है, तो ब्रेकअप का भी ब्रेकअप होने लग रहा है, राइट। तो ये सब आगे डिस्कस कर रहे होंगे। ऑल्दो पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहा होता तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ब्रेकअप को नहीं आ रहा होता, बट ये आ रहे होते कि क्या कंसिक्वेंसेज रहे। ठीक है, तो कुछ कॉमन कंसिक्वेंसेज यही थे कि आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट खत्म हो गई, यूएसए सुपर पावर बन गया, लिबरल डेमोक्रेसी का राइज हुआ, नए नेशंस हमें मार्केट में देखने को मिले थे, इंटरनेशनल रिलेशंस अब और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे, राइट। इसके अलावा रशिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो रशिया और कुछ कंट्रीज जो अभी भी साथ में रहना चाहती थी कि हम साथ में अपना ट्रेड व्रेड कर लेंगे, साथ में रहेंगे, राइट, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना दिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS। ठीक है, एंड रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर बन गया था, यानी यूएसएसआर ने जितनी भी ट्रीटीज की थी या उसकी जो UN की सीट थी वो सारी चीजें रशिया को मिल गई थी। ठीक है, अब ये ओनली न्यूक्लियर स्टेट था इन सारी कंट्रीज के अंदर, तो न्यूक्लियर वेपन्स भी इसी को मिले थे, राइट। अब ये तो थे कुछ सोफिस्टिकेटेड कंसिक्वेंसेस कि अच्छा यूएसएसआर हार गया तो भाई यूएसए जीत गया, डेमोक्रेसी का राइज हो गया, रशिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। अब हम कुछ एक्चुअल कंसिक्वेंसेस देख लेते हैं जिसका मेजर इंपैक्ट पड़ा था कि लोगों की लाइफ के ऊपर, कॉमन मैन जो था उसकी लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा था। तो सबको बोला जाता है शॉक थेरेपी। यानी ये जो हुआ, पहली बात तो ये शॉकिंग था कि इतने सालों से एक ग्रुप बन रहा है, अब वो डिसइंटीग्रेट हो गया, अब लोगों के खुद के कुछ भी नहीं है ना, अभी उन्हें बहुत जल्दबाजी में सारी चीजें करनी है। आगे डिस्कस करेंगे कि जैसे कुछ कंट्रीज ने अपना
जो भी था कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत जल्दबाजी में बनाया। कुछ कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने खुद को 10-10 साल के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया, राइट। तो बहुत ही शॉकिंग था जो कुछ भी हुआ। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ट्रांजिशन था कैपिटलिज्म का, काफी सारी जो कंट्रीज थी जो शिफ्ट हुई, जिन्होंने अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम बदला, वो बहुत ही किसी तरीके से बहुत खराब था, बेहुदा था, राइट, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। एक्चुअल सफर तो कॉमन जनता करती है ना। तो शॉक थेरेपी बेसिकली मॉडल था ट्रांजिशन का, जो रशिया या सेंट्रल एशियन या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में हमें देखने को मिला आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, विच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस, क्योंकि पहले वाला जो सोवियत सिस्टम था, वो जो स्ट्रक्चर होता था कि सारी जो स्टेट ओन्ड एसेट होती थी अब उनको बेच दिया गया, राइट। ऐसा भी था कि जो इंडस्ट्रीज थी वो कूड़े के भाव में बिक रही थी, राइट। जो कलेक्टिव फार्म्स थे अब उसको रिप्लेस करके प्राइवेट फार्मिंग आनी थी, राइट। ट्रेड के अंदर शिफ्ट हो गया था, पहले यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं होती थी कि कोई दूसरा देश आकर के इन्वेस्ट कर पाए, तो वो सारी चीजें हो गई। ठीक है, ये लोग अब फाइनेंशियली ओपन हो गए और लिंक करने लगे वेस्टर्न नेशंस के साथ, उनके साथ ट्रेड करने लगे, उनसे इन्वेस्टमेंट लेने लगे, उनसे लोन्स लेने लगे, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो दिस इज व्हाट शॉक थेरेपी वाज, कि शॉक थेरेपी ये ट्रांजिशनिंग फेज है। लेकिन इस शॉक थेरेपी के क्या कंसिक्वेंसेस थे? बहुत खराब कंसिक्वेंसेस थे, बहुत पेनफुल प्रोसेस था। लगभग 90% जो इंडस्ट्रीज थी वो कूड़े के भाव के ऊपर सेल में लगा दी गई थी। ये बहुत सस्ते रेटों के अंदर मिल रही थी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था। जो यहाँ की इनकी करेंसी थी रबल, उसकी वैल्यू बहुत डिक्लाइन हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको लार्जेस्ट गार्बेज सेल इन द इंडस्ट्री कहा जाता है, राइट। कि जो इतनी वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी उनको अंडर वैल्यू, बहुत कम दाम के ऊपर बेचा जा रहा था, क्योंकि लोगों के पास अब पैसा नहीं था, राइट। ओके, नेक्स्ट है कि जो कलेक्टिव फार्म का सिस्टम था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो पहले यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी थी, अब लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाना ही नहीं है। जो ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का, कि सरकार आपको हेल्थ केयर देती थी, एजुकेशन देती थी, या कुछ तो दे रही होती थी, वो सारा कोलैप्स हो गया। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया, तो पॉवर्टी और भी ज्यादा बढ़ गई है। काफी सारी जो कंट्रीज थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दबाजी में बनाए गए। जैसे रशिया के अंदर जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे उसी को सारी पावर दे दी गई और पार्लियामेंट उसके सामने बहुत वीक पड़ गई, राइट। सिमिलरली जो तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद को ही 10-10 सालों तक के लिए अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया और उसके बाद 10 साल और एक्सटेंड कर दिया, यानी 20 साल इन भाई साहब को कोई नहीं ला सकता। तो मतलब एक मजाक ही हो रहा था कि जिस भी तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ और उसके बाद जो इंपैक्ट हुआ, राइट, वो बहुत ही ब्रूटल था एंड बहुत साल लग गए। और आज तक कुछ ऐसे देश हैं जो उस चीजों से उभर भी नहीं पाए हैं। आज भी वहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वहां पे देखने को मिलती है। तो रशिया कुछ 10 सालों बाद 2000 के अंदर रिवाइव करने लगा। आज अच्छा खासा रशिया अपने आप में कर रहा है। एंड अगेन अब तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है ना, कि चाइना एक सुपर पावर है, इंडिया एक उभरती हुई सुपर पावर है, सिमिलरली रशिया एक मेजर सुपर पावर है, राइट। सो जो रीजन था यहाँ के रिवाइवल का, दैट वाज कि इनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज थे, नेचुरल जो गैसेस थी या फिर ऑयल था या मिनरल था, उनका इन्होंने एक्सपोर्ट किया। सिमिलरली अर्जेबिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान, ये भी मेजर गैस और ऑयल प्रोड्यूसर्स थे। तो धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी रिवाइव होने लगी। तो यहां से भी हर बारी क्वेश्चन आता है, स्टार कर लो इस टॉपिक को, कि आपको कोई 3 कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं शॉक थेरेपी के, या फिर 2 नंबर में आ सकता है कि शॉक थेरेपी क्या थी। तो उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि ये जो ट्रांजिशनिंग फेज था फ्रॉम टू कैपिटलिज्म, है ना, विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, उस पूरे को शॉक थेरेपी कहा जाता है। क्यों भी कहा जाता है? क्योंकि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे दे वर वेरी शॉकिंग, राइट। ओके, 6 कंसिक्वेंसेस। हाँ, कंसिक्वेंसेस अगर पूछे जाते हैं डिसइंटीग्रेशन के, तो वो कुछ बेसिक कंसिक्वेंसेस थे जो हम पहले पढ़ के आए थे, कि यूएसए जीत गया, लिबरल डेमोक्रेसी हो गई। तो आप सबको मिला करके एक अच्छा आंसर बड़ा सारा बना सकते हो, जिसमें शॉक थेरेपी के काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, और जो हमने 4-5 पॉइंट्स पहले पढ़े थे वो सारा क्लब करके बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा और अच्छा सा आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या इंपैक्ट पड़ा, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। बहुत छोटू सा टॉपिक है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है भी नहीं, कि अब जब डिसइंटीग्रेशन हो भी गया तो वो जो 15 या 16 कंट्रीज थी उनका हुआ क्या। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया के अंदर अगर हम बात करें, वो इंडिपेंडेंस मिल गई थी, रिवाइव कर रही है, लेकिन उसके अंदर 2 रीजन ऐसे थे, चेचन्या और दगेस्तान, जहां पे बहुत वायलेंट मूवमेंट्स रहे हैं, ठीक है, 10, 12, 15 सालों तक। और जिस तरीके से रशिया ने वहां पर रिटेलिएट भी किया, उससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं, राइट। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अभी बहुत ज्यादा है। सिमिलरली तजाकिस्तान के अंदर 10 सालों तक एक सिविल वॉर चला, 2001 में आकर के खत्म हुआ है, राइट। अर्जेबिया के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो पास वाली अर्मेनिया कंट्री को ज्वाइन करना चाहते थे, राइट। सिमिलरली जॉर्जिया जो थी वो इंडिपेंडेंस चाहती थी। तो अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनके अंदर बहुत सारे थे, ठीक है, कि यूएसएसआर से तो ब्रेकअप कर लिया, लेकिन बद्दुआ लग गई उनको कि अपने इंटरनल
कंट्री के अंदर इतने ऐसे 2 ग्रुप्स हो गए, 3 ग्रुप्स हो गए जो अपनी इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, तो बद्दुआ तो लग गई थी इन लोगों को कि अब इंटरनली इनको बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। एनीवेज, फोर्थ पॉइंट था प्रोटेस्ट एंड वाटर डिस्प्यूट्स। तो इंटरनली बहुत सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले यूक्रेन में, जॉर्जिया में एक्सेट्रा। इसके अलावा वाटर डिस्प्यूट्स भी रहे हैं आसपास की नेबरिंग कंट्रीज के, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत सारे रहे हैं विच आर वेरी कॉमन, कि जो 2 देश हैं उनके आसपास में होते रहते हैं, हमारे भी काफी आसपास के मुल्कों के साथ हैं, ठीक है। अब जियोपॉलिटिकल कंपटीशन हो गया था कि 9/11 के बाद से यूएसए ने बहुत एक्टिवली यूरोपियन रीजन्स के अंदर अपने बेसिस बनाना स्टार्ट किए, जिसके लिए अगेन रशिया ने रिटेलिएट किया कि यार मेरे बहुत पास में बेसिस बना रहा है। फॉर एग्जांपल यूक्रेन वाला केस था जो अभी रिसेंट में हुआ है, ठीक है। चाइना भी इस रीजन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहा है क्योंकि यहाँ पे भारी भरकम मात्रा में ऑयल और बाकी रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो चेकोस्लोवाकिया करके जो एक कंट्री थी वो 2 कंट्रीज में स्प्लिट हो गई, चिड्स और स्लोवाक्स, और उसके बाद से दोनों सेपरेट कंट्री ही एग्जिस्ट कर रही हैं। यूगोस्लाविया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इसके बहुत सारे हिस्से हो गए, वहां से क्रोटिया निकला, सल्वोनिया निकला, बोस्निया निकला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो आज भी ऐसे बहुत सारे इंटरनल टेंशंस और कन्फ्लिक्ट्स इन यूएसएस पोस्ट यूएसएसआर नेशंस के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। तो अगर उन सबके साथ बात की जाए कि जो भी यूएसएसआर वाली कंट्रीज थी उनके साथ हमारे अच्छे खासे रिलेशनशिप्स हैं, रशिया के साथ हमारे सबसे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं सो फार, राइट। हमारे कुछ कॉमन विजन्स हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के, बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, डेटा बहुत आउटडेटेड है, हमारी एनसीईआरटीज को कोई अपडेट नहीं करेगा इस जन्म में, तो आई डोंट थिंक होने वाली है, बट मैंने एक स्लाइड अटैच की है जो रिसेंट डेटा के बेसिस पे, तो मेक श्योर करो कि यार जब ऐसे क्वेश्चन आए, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप पूछ लिया, जो हमारी सेकंड बुक है उसमें हमें बहुत सारी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप पढ़ने हैं, फॉर एग्जांपल चाइना के साथ पढ़ने हैं, तो अभी तक हम चाइना के साथ 1962 वॉर के ऊपर कितना लिखेंगे, राइट। उसके बाद गलवान कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारे और इवेंट्स हुए हैं कि कभी बनी है कभी बिगड़ी है, तो हमें रिसेंट का डेटा लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये एनसीईआरटीज में नहीं मिलेगा, हमें ये हमें खुद रिसर्च करना पड़ेगा और खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट एनीवे, तुम स्ट्रेस मत लो, मैं बैठी हूँ, मैंने किया है काम, मैंने स्लाइड बनाई है, तो उसके ऊपर हम आगे पढ़ लेंगे। इसके अलावा इंडिया का साथ हमेशा रशिया ने दिया है, भले ही वो कश्मीर का इशू रहा हो, एनर्जी सप्लाईज रही हो, ईटीसी, टेररिज्म के अगेंस्ट रशिया हमेशा हमारे साथ रहा है, और आज तक रशिया हमारा सबसे ज्यादा हम ऑयल इंपोर्ट वहां से ही कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने हमारे न्यूक्लियर एनर्जी वाले प्लान्स में बहुत ज्यादा हेल्प की है, बहुत सारे सैटेलाइट्स में या फिर जो भी हमारे स्पेस मिशंस हैं उसके अंदर हमारा दोनों का बहुत अच्छा साथ रहा है, ठीक है। अब एक पैराग्राफ दिया हुआ था, बॉक्स में दिया हुआ था, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट है तो लिख लेते हैं कि जब इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होते थे, जो हमारे पास स्टील प्लांट्स है, भिलाई में है, बोकारो में है, विशाखापट्टनम में है, जो आज तक हमारी इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहे होते हैं, उनकी बैकबोन है, उनको बनाने के अंदर उनके लिए टेक्निकल एड हमें कहां से मिली थी, यूएसएसआर से मिली थी, राइट। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा पॉलिटिकली 1971 वाला इंडो पाकिस्तान जो वॉर था उसके अंदर 20 साल की इन्होंने हमारे साथ ट्रीटी साइन की थी, जब पाकिस्तान यूएसए से जाकर के मिल गया था तो रशिया हमारे सपोर्ट में आया था, और उसी के सपोर्ट के बिना हम वो वॉर नहीं जीत पाते, राइट। मिलिट्रली हमेशा हमें बहुत सारे वेपन्स वहां से मिले हैं, हमेशा वो सपोर्ट हमें मिला है, और कल्चरल टाइज भी हमारे बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं। राज कपूर, अमिताभ बच्चन, दे आर वेरी कॉमन नेम देयर, राइट। तो कल्चरली बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। अब इंडिया रशिया रिलेशनशिप, ये हम रिसेंट अपडेटेड डेटा के बेसिस पे लिख सकते हैं। तो जब भी आंसर्स लिखो ना यार, मेक श्योर करो कि पैराग्राफ्स में ना लिखो, पॉइंट्स बनाओ, हेडिंग्स बनाओ। फॉर एग्जांपल मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं इस पीपीटी में, अगर मैंने डिसइंटीग्रेशन के 6 पॉइंट डाले हैं तो हर 6 पॉइंट के लिए एक हेडिंग है कि फॉल्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, राइट, गवर्नमेंट अनअकाउंटेबल है, या जो भी, मैं भूल गई हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा भूलने की बीमारी है, राइट। तो हर पॉइंट के लिए एक पॉइंटर है, फिर उसके नीचे 2-3 पॉइंट्स है, राइट। ये जो आंसर्स है, ये जो पीपीटीज है, इनको आप डायरेक्टली नोट मेकिंग में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आई जस्ट मेक श्योर कि मैं इस तरीके से आपको कंटेंट बना के दूं कि वो आपको काम आ रहा हो आफ्टर दिस चैप्टर ऑल्सो, कि आप अपनी आंसर राइटिंग में उसको यूज कर रहे हो, नोट मेकिंग में आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये पढ़ लेते हैं कि इंडिया और रशिया के आज भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स है, भले वो पॉलिटिक्स है, डिफेंस है, ट्रेड है, साइंस टेक्नोलॉजी है, कल्चर है, ठीक है। हमने जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डील्स है वो चलती आ रही है, ठीक है। इसके अलावा 2025 के अंदर हमने अपने बायलेटरल ट्रेड को इंक्रीज करना है बाय 2030, कितना, $100 बिलियन से, राइट। डिफेंस के अंदर S-400 इट हैज बीन अ ब्लेसिंग टू अस इन ऑपरेशन सिंदूर, राइट। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरीके से S-400, जब हमने S-400 लिया था, राइट, तो हमें बहुत सारी जगह से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि यार क्यों लिया है, इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया है, बट इट प्रूव्ड, राइट। तो ये जो
वेपन्स हमें उनसे मिल रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे वेपन्स हैं जिसको हम लेने वाले हैं, या ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी बन रही है, SU-330 MKI जो है, या जितने भी इंपॉर्टेंट वेपन्स हमें रशिया से मिले हैं, दे हैव ऑलवेज हेल्प अस इन द नेशनल सिक्योरिटी टू, राइट। S-400 ने उस दिन हमारी नेशनल सिक्योरिटी में ही हेल्प की। तो रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स है। इसके अलावा हमारे एनर्जी को लेकर के काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर के हमारा जो टॉप सप्लायर है ऑयल का, दैट इज टिल डेट रशिया, राइट। अब इतने सारे सैंक्शंस हमें यूएसए की तरफ से लगा दिए गए हैं, इवन देन रशिया इज हेल्पिंग अस आउट, है ना। यूक्रेन वाले केस के अंदर भी बहुत सारी चीजें थी, देन टू रशिया। जब यूक्रेन वाला वो जो हुआ था इवेंट, मैं उस ऑपरेशन का नाम भूल गई हूँ, दैट इंडियन स्टूडेंट्स वर अलाउड टू डिपार्ट, उनके लिए फायरिंग रोकी गई थी उस प्रॉपर 1-1.5 घंटे के लिए, कि यूक्रेन से बच्चों को वहां से लाया जा सके, राइट। सो दिस इज वेयर द रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिया एंड रशिया स्टैंड्स फॉर, राइट। और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर हम ज्वाइंटली है, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, G20 हो गया, वहां पे हमें बहुत सपोर्ट आपस में एक दूसरे को देखने को मिलता है। सो दिस पार्टनरशिप हैज एंड विल ऑलवेज रिमेन अ की पिलर ऑफ इंडियाज फॉरेन एंड स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, राइट। सो रशिया इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स। ओके, अब एक टॉपिक इसमें ऐड किया गया है जो एक न्यू टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, विच इज अरब स्प्रिंग, ठीक है। बहुत छोटू सा टॉपिक है। सो बेसिकली अरब स्प्रिंग एक वेव थी प्रो डेमोक्रेसी की, जो बहुत सारी अरब कंट्रीज के अंदर राइज हुई थी। यानी अरब कंट्रीज में पहले वहां पे डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा होती थी, मोनार्की बहुत ज्यादा होती थी, एंड दोज पीपल वांटेड कि डेमोक्रेसी आए, राइट। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट वहां पे हुए थे। सबसे पहले हुआ था तुनीशिया के अंदर 2010 में, कि जो सरकार है वो ऑटोक्रेटिक है, वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। सिमिलरली फिर उसके बाद इजिप्ट के अंदर मास प्रोटेस्ट हुए थे, एंड इट एंडेड विद द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट हुस्नी मुबर्रक, ठीक है। सिमिलर मूवमेंट्स हमें यमन, बहरान, लिबिया या सीरिया के अंदर देखने को मिली है, दैट दे डिमांडेड डेमोक्रेसी। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अरब स्प्रिंग, यानी अरब जो कंट्रीज है उनके अंदर एक प्रो डेमोक्रेसी को लेकर के डिमांड्स उठने लगी थी, ठीक है। अब आफ्टरमेथ्स कहीं पे कुछ अच्छा हुआ, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अभी तक सफर कर रही हैं, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज हैं, जैसे अभी भी अगर हम मैप देखते हैं 2016 के डेटा के अंदर, तो फुल डेमोक्रेसी हमें तुनीशिया में हमें देखने को मिली है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के अंदर अभी भी ऑटोक्रेसी है, या जो भी यहाँ पे रीजंस लिखे हुए हैं, तो वो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द वर्ड अरब स्प्रिंग सिग्निफाई। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है टाइम्स कि अरब स्प्रिंग है क्या, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया। एक छोटा सा रिविजन हम कर लेते हैं। वी स्टार्टेड द चैप्टर विद व्हाट एग्जैक्टली कोल्ड वॉर इज, ठीक है, कि 2 नेशंस के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1945 से लेकर के 1991 तक, ठीक है। हमने यूएसएसआर को बहुत डिटेल में पढ़ा कि उसकी इकोनॉमी कैसी थी, उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, राइट। उसके बाद वी मूव्ड ऑन कि अच्छा डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, डिसइंटीग्रेशन के हमने रीजंस पढ़े, 7 से 8 हमने रीजंस पढ़े थे कि इकोनॉमिकली बहुत डिक्लाइन कर रहा था, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं था, रशिया की डोमिनेंस रहती थी, राइट। गोरबाचेव के रिफॉर्म्स थे, सिमिलरली नेशनलिज्म की फीलिंग थी, सबऑर्डिनेटी की डिमांड थी। तो ये सब कुछ रीजंस रहे थे। फिर इसके बाद इसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, राइट, कि ये डिसइंटीग्रेट हो गया तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। इससे पहले बाइपोलर था, यानी 2 सुपर पावर डोमिनेट कर रही थी, अब यूनिपोलर बन गया, ठीक है। शॉक थेरेपी के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, राइट। उसके बाद हमने इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स पढ़े, और एक और टॉपिक पढ़ा, दैट वाज अरब स्प्रिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करूं तो आपको याद रखनी है कि डिसइंटीग्रेशन 1991 के अंदर हुआ है, गोरबाचेव ने रिजाइन कर दिया था। इसमें ऐसे कोई इंपॉर्टेंट डेट्स है नहीं, इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू आई होप याद हो गए होंगे, ज्यादा है भी नहीं वो, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और अगर नहीं पसंद आया हो तो यार कमेंट में एक फीडबैक छोड़ देना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो से मैं उस चीज को इंप्रूव कर पाऊँ, ठीक है। और याद से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।